बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम की पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़ायज़ा मलिक। और नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस ख्वाजा, जो कि मैरिज कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच की पाकिस्तान, जिन्होंने मुझे टाइम दिया, मुझे इनवाइट किया, सो थैंकफुल। अच्छा मैम, सबसे पहले तो बताइएगा कैसे मिजाज है आजकल? मौसम चेंज हो रहा है, एकदम से सर्दियां जो हैं वो आ रही हैं, क्या कर रही हैं आजकल? मौसम तो वाकई एकदम से चेंज हो रहा है। मैं रिसेंटली लाहौर चक्कर लगा के आई हूँ, तो लाहौर और इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत चेंज है। वहाँ पे आपको दिन में खासी गर्मी लगती है, रात में भी इतनी वो ठंड नहीं होती। लेकिन जिस दिन मैं आई हूँ इस्लामाबाद वापस, उसी दिन ही बहुत ज़्यादा ठंड फील हुई कि वाकई बाकी सर्दियाँ आ गई हैं। सर्दियाँ आ गई हैं, बिल्कुल आ गई हैं सर्दियाँ। अच्छा मैम, माशाल्लाह से आपका एक तवील कैरियर है, आप एज अ मैरिज कंसल्टेंट काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं और आपका एक अच्छा नाम है, अच्छा इमेज है। तो वक्त के साथ साथ इसमें कितना चेंज आया है? वक्त के साथ साथ इसमें ऐसा चेंज आया कि देखें, पहले लोग समझते थे कि कंसल्टेंट के पास या मैच मेकर के पास सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनमें कोई कमी है या कोई फॉल्ट है, कोई किसी चीज़ की कमी है या कोई डिसेबल है या कोई बहुत प्रॉब्लम केस है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक्चुअली जो 100% परफेक्ट है, बल्कि वही हमारे पास आते हैं, क्योंकि जिनकी बच्चियाँ बहुत खूबसूरत हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं और फैमिली बहुत अच्छी है। इसी तरह लड़के वालों की फैमिली भी, जो लड़के बहुत पढ़े लिखे हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं, अच्छा बैकग्राउंड है, वो उसी हिसाब से परफेक्शन चाहती हैं। सो दैट्स वाई वो हमें अप्रोच करते हैं और अल्लाह का शुक्र है अच्छी एजुकेटेड कल्चर क्लास हमारे पास आती है। सही, जिस तरह से आपने बात की कि पहले सबके ये माइंड सेट होता था और अब जो है ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है कि पहले लाइक यही समझा जाता था कि जिस बंदे का रिश्ता नहीं हो रहा है, जिसमें कोई कमी कोताही है, तो उसके लिए हम किसी मैरिज कंसल्टेंट के पास जाएंगे और वहां से हमें अच्छी हेल्प मिलेगी। तो अब वो चीज़, वो ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। तो अब जब कोई आता है, लड़की वाले या लड़के वाले जो भी आते हैं, तो उनकी सबसे पहली डिमांड क्या होती है? वो आपसे आके क्या कहते हैं? मतलब एकदम से आए ऑफिस में और क्या कह देते हैं? सबसे पहले तो वही जो बेटी या बेटे के लिए कहेंगे, डिमांड ये होगी बस अच्छे और शरीफ लोग हो। हाँ। अच्छे और शरीफ लोग तो हो गया। हमारा बेटा कहता है लड़की बहुत खूबसूरत हो, तो आ जाके इनफैक्ट हर चीज चाहिए होती है। तो मतलब फिर वो वक्तन फवक्तन कैसे चेंज आ रहा होता है कि समटाइम, अब जिस तरह से आपने कहा कि कहते हैं कि लड़की शरीफ हो, लड़के वाले कहते हैं, और लड़की वाले भी मतलब इसी तरह से वो शराफत की बात कर रहे होते हैं और अच्छे लोगों के आगे चल के अच्छी जिंदगी गुजरे। लेकिन चेंज आप क्या समझते हैं कि क्यों आता है, क्या वजूहत? क्योंकि आपका एक कैरियर गुजरा है, तो किस तरह से चेंज आ जाता है लोगों में? ऐसा है कि खाली पहले तो आके कहते हैं कि फैमिली अच्छी हो, शरीफ फैमिली हो, अच्छी प्यारी हो, लेकिन उसके साथ साथ फिर चीज़ें निकलती हैं कि फैमिली बड़ी ना हो, घर अपना हो, बच्ची के पेरेंट्स दोनों मौजूद हों, यानी कि माँ भी हो बाप भी हो। किसी घर में अगर माँ नहीं है या बाप नहीं है या डिस्प्यूटेड फैमिली है या सेपरेट फैमिली है, उसमें लोग नहीं जाना चाहते। खाली बहनों वाले घर में लोग नहीं जाते। जो छोटे इलाके हैं उन एरियाज में लोग नहीं जाना चाहते। और बच्ची की भी एजुकेशन प्रोफेशनल हो, लड़के की भी प्रोफेशनल एजुकेशन हो, अच्छा इंडिपेंडेंट हो, अच्छी अर्निंग हो, हमारी बेटी को अलग रख सके। ज़्यादा डिमांड ये भी होती है कि लड़की अलग रहना चाहे, उसके लिए फिर आर्मी वाले बच्चों को प्रेफर करते हैं। ऐसा बच्चा जिसकी फैमिली पाकिस्तान में हो, लड़का बाहर हो, उसको भी कंसिडर करते हैं। सही। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगी, जिस तरह सेकेंड मैरिज जो है वो अगर कोई भी घर का कोई लड़की है या लड़का है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि सेकेंड मैरिज कर लिया। सेकेंड मैरिज की कितने केसेस आते हैं और ये कितना मुश्किल होता है? सेकंड मैरिज को आप जो है करवा रहे होते हैं या उसके ऊपर काम जब स्टार्ट करते हो, कितना मुश्किल है? सेकंड मैरिज देखें, अगर लड़की गुड लुकिंग है, इवन कि अगर उसके बच्चे भी हैं, तो उनकी बहुत जल्दी हो जाती है। और जो लड़के हैं सेकंड मैरिज के लिए जब आते हैं, डिमांड उनकी ज़्यादातर वही होती है कि लड़की अनमैरिड हो। सेकंड मैरिज वाले लड़के सेकंड मैरिज को बहुत कम प्रेफर करते हैं, बल्कि इवन के 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे भी होते हैं, लड़कियों ने अनमैरिड चाहिए होती है। सही। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि अब अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ये है कि लड़कियां, उनकी एज ज़्यादा होती जा रही है, ओवर एज हो रही है, तो उनकी शादियां नहीं होती, उनके वालिदैन काफ़ी परेशान हैं। तो क्या समझती हैं, ऐसी क्या वजह है कि लड़कियां ओवर एज होती जा रही हैं? एक तो ये है कि माशाल्लाह आजकल हर घर में बच्ची प्रोफेशनल एजुकेशन में जा रही है, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, फिर एमफिल हो गया, पीएचडी होगी, आगे से आगे। बच्चियां कुछ इस मामले में होती हैं कि हम पहले ये कर लें, वो कर लें, फिर शादी कीजिएगा, तो पेरेंट्स उनकी बात में आके बच्चों को डिले कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चियां जब आपकी 22, 23, हद 24 साल तक हों, उनको कहीं आप एंगेज कर दें या उनकी टाइम पे शादी कर दें। जिन्होंने पढ़ना है, कुछ करना है, वो बाद में भी करते हैं। सही। तो इस तरह के केसेस को जिस तरह से आप देखती हैं कि वो लाइक एजुकेशन एक बेसिक फैक्टर है कि उनकी एजुकेशन ज़्यादा हो जाती है, तो उनके ऊपर कितना टाइम, कितना फोकस, उनकी फैमिलीज की जानिब से कितना प्रेशर होता है?
फैमिली की तरफ से तो एजुकेशन तो जाहिर है बच्चों खुद भी इंटरेस्टेड होती हैं एजुकेशन के लिए कंप्लीट करने के लिए। दूसरा फिर कुछ इनकी बरादरी सिस्टम आ जाता है, कुछ हाई रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जब बच्चियां या बच्चे एज के ज़्यादा हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कुछ अर्निंग वगैरह शुरू कर देते हैं, जॉब वगैरह शुरू करते हैं, तो फिर वो हर प्रपोजल में थोड़ी सी करते हैं कि हाँ, मतलब नुक्ताचीनी निकालना, हाँ। वो नहीं होना चाहिए। जबकि छोटी एज में बच्चियों या बच्चों की आप कर दें वो एडजस्ट भी कर लेते हैं और हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सही। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि छोटी एज में शादियां जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आजकल ऐसे कोई सीन हो रहे हैं कि छोटी एज के जो प्रपोजल्स हैं वो आ रहे हैं और शादियां भी हो रही हैं? छोटी एज के मतलब रिसेंटली मेरे पास 20 इयर्स का एक बच्चा आया था। ज़ाहिर है 20 ईयर के बच्चे के लिए लड़की ढूंढना बहुत मुश्किल है, हाँ। है क्योंकि 22, 23, 24 साल तक की जब कोई बच्ची नहीं होती लोग नहीं सोचते, लेकिन सम टाइम बिजनेस फैमिलीज में होते हैं 20, 22, 24 साल का लड़का होता है तो उसके लिए कहते हैं कि इसने तो बिजनेस करना है तो वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन बच्चियां जो है ना थोड़ा सारा ग्रोन अप होती हैं तो फिर वो हाँ थोड़ी समझ बूझ आती है तो उसके बाद ही फैमिलीज जो है वो सोच रही होती है इस बारे में। अच्छा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, शादियां करवाना, रिश्ते जोड़ना, अल्लाह ने आपको एक बहुत बड़ी किसी का रिश्ता जोड़ना, किसी का मेल कराना, ये एक बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग होती है कि आप बहुत लकी होते हैं कि अल्लाह ने आपको ये फरीज़ा जो है सर अंजाम देने के लिए आपको ये बना दिया है, प्रोफेशन दे दिया है। कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है, खुदा ने कुछ प्रोफेशन में इज्जत भी रखी है, हाँ। और नेकी और सवाब भी रखा है। जैसे डॉक्टर्स है, बिल्कुल मसीहा है, प्रोफेशन भी है, मसीहा भी है, टीचर्स हैं, इल्म बांटते हैं, लोगों को तदरीस देते हैं उनके लिए। और जैसे हमारा प्रोफेशन है, लोगों के घर बसाते हैं, घर जोड़ते हैं, कितने घरों में खुशियां बांटते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब नेकियां भी इसमें अपनी मिलती हैं। अच्छा, घर जोड़ना ये आपका काम है, लेकिन सम टाइम कोई क्लैशेस आ जाते हैं तो फिर भी वो जो रिश्ता जिन्होंने किया होता है वो आपसे रुजू करते हैं दोबारा? ऐसा है कि बहुत सारे लोग तो शादी से पहले भी काउंसलिंग करते हैं, कुछ जी बेटियों को समझा दें, वो ये कह रही हैं, उनका ये माइंड है, बच्चियों को लेके आते हैं, उनकी काउंसलिंग करती हूँ। फिर बाज़ औक़ात बेटे होते हैं, उनको लोग लेके आते हैं। फिर आफ्टर मैरिज अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो फिर मुझे बताते हैं, तो मैं फिर उनको बुला के उनकी थोड़ी काउंसलिंग करके कोशिश करती हूँ कि एक दफ़ा घर बन गया तो टूटे मत, पहले सोच समझ के करें, अगर बन गया तो प्लीज़ उसे मत तोड़ें, उसे कोशिश करें निभाने की, खास तौर पे जब बच्चे हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अगर तो बच्चे नहीं है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दो ख़ानदान, दो फैमिलियों में बहुत क्लैशेस आ जाते हैं, बच्चों की लाइफ तबाह हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाता है उनका आने वाला फ्यूचर। अच्छा मैम, चूंकि आजकल रिश्ता करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, एक तो तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे, और उसके बाद हाँ अगर पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली से है, तो फिर कौम ज़ात का भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, उसको कैसे मैनेज करती हैं? ऐसा है कि कुछ लोग रिस्ट्रिक्ट हैं इस ज़माने भी आज तक कि जी हमें सैयद है तो सैयद बिल्कुल, सैयद फैमिलीज बहुत ज़्यादा चाहिए, अराई है तो अराई से बाहर नहीं निकलेंगे। कुछ लोग अभी तक इस मामले में रिजर्व हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो ओपन है उनके लिए बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, उनके काम जल्दी होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जब लगा देते हैं कि कास्ट भी ये हो, बैकग्राउंड भी ये हो, और एजुकेशन भी बच्ची या बच्चे की हो, फिर उन्हें प्रॉब्लम होती है। हाँ। जितनी आपकी चॉइस ओपन होगी, जितना फ्लेक्सिबल होंगे, उतनी जल्दी आपका काम होगा। सही। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, माशाल्लाह से जिस तरह से आप काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो कुछ चीज़ें जो शायद हमारे घरों में आम तौर पे वो की जाती हैं कि मैरिज ब्यूरोज, और उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ों को और भी जोड़ दिया जाता है, क्या समझती है कितनी हद तक इसमें सच्चाई है? देखिए, हर तरह के काम करने वाले हर जगह पे लोग होते हैं। मुझे माशाल्लाह मोर देन 22 इयर्स हो गए काम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, एक अच्छा नाम है, रिस्पेक्ट है, और एक घर में 3 तक माशाल्लाह मेरे सक्सेसफुल केसेस हैं। एक फैमिली जब मेरे पास आती है, दूसरे किसी तीसरे की जरूरत पड़ती है, फिर भी मेरे पास आते हैं। 15-15, 20 साल पुराना मेरे नंबर ढूंढ के मुझे गूगल पे सर्च करके मेरे पास पहुंचते हैं। अच्छा, सर्च की आपने बात की, आपको देखने वाले कैसे सर्च करेंगे, आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? ऐसे कि मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है मिसेस ख्वाजा के नाम से, फिर मेरा इंस्टा पे है, फिर मेरा ट्विटर पे है, मेरा उस पे लिंक्डइन पे है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह पे सर्च कर सकते हैं, जस्ट मिसेस ख्वाजा लिखें। जी नाज़रीन, आप मिसेस ख्वाजा लिखेंगे और मिसेस ख्वाजा जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ये बताइएगा, रिश्ते जोड़ने के बाद शादियाँ अटेंड करती है नहीं? नहीं, शादियाँ अगर अटेंड करूँ तो मेरा साइज ये ना हो। नहीं, लेकिन कोई बहुत क्लोज हो या कोई बहुत जैसे जानने वाले हैं, या कुछ इसे
फैमिली एफिलिएशंस कुछ हो जाती हैं, जैसे मतलब बहुत सारे मेरे, मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है, आई एम सो लकी कि मुझे आज तक हमेशा बहुत अच्छे लोग मिले हैं, और जिनके हुए उनके साथ मेरे ज़्यादातर बाद में भी उनके साथ टर्म्स रहते हैं, उनसे हेलो हाय रहती है, गपशप रहती है। तो कुछ ऐसे जब टर्म्स बन जाते हैं फिर मैं कभी कभी अटेंड कर लेती हूँ, कभी कभार, अदरवाइज नहीं। जाहिर है वो इतनी टफ रूटीन में फिर शादियां अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आपको कभी याद है कि अभी तक आपने कितने रिश्ते करवाए हैं, कोई फिगर्स? बहुत ज्यादा। अभी अगर कोई आ जाए आपके सामने 10 साल पहले उसकी शादी, तो पहचान लेंगी? बिल्कुल पहचान लूंगी मैं। मुझे कोई 10 साल 15 साल पुराना मेरा क्लाइंट भी जस्ट एक हेलो करता है, मुझे उसका नाम, मुझे उसकी सारी डिटेल 1 to all याद आ जाती है। और अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आपकी मेमोरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात ये काम है ही मेमोरी का। अगर मेरी मेमोरी अच्छी ना हो, कोई मुझे 2 हफ्ते पहले मिलके गए पहचानो ना, तो वो तो फिर बड़ा गलत सीन, बड़ी ज्यादती हो जानी है वैसे। और अल्लाह का शुक्र है मुझे अपना हर क्लाइंट, अभी रिसेंटली मैंने एक वो फेसबुक की वीडियो लगाई थी, तो जिस क्लाइंट की मैंने सबसे पहले शादी करवाई थी 22 इयर्स पहले, जिनके अब माशाल्लाह ग्रोन अप बच्चे, उसने कल कमेंट किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सही, आपकी बातें इतनी ज़बरदस्त हैं, इतनी पोलाइट तरीके से आप बोलते हैं, तो डेफिनेटली जो लोग आते हैं वो भी इससे काफ़ी महजूज होते होंगे, और उनको भी काफ़ी खुद एतमादी होती है। किसी को तसल्ली देना, किसी को सब्र देना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब एक्चुअली जिनके काम नहीं हो रहे होते या लेट हो रहे होते हैं, एक्चुअली वो लोग थोड़े साइकी हो गए होते हैं, बड़े ज़्यादा वो मतलब डिस्टर्ब हुए होते हैं, उनको कंट्रोल करना, उन्हें प्यार से समझाना। और आप यकीन करें, अल्लाह का शुक्र है मुझे लोग इतनी इज्जत इस बात पे देते हैं, वाकई काम अगर देर सवेर होता है, लेकिन आप इतने अच्छे प्यार से, इतने अच्छे तरीके से बात करती हैं कि बंदे को तसल्ली और सुकून हो जाता है। जिस तरह से आपने बात की कि काम में देर सवेर जो है वो हो जाती है, कोई फैमिलीज ऐसी होती है जो टाइम टेन्योर का बड़ा ख्याल रखती हैं और कहती हैं कि हमें जल्दी चाहिए रिश्ता, इस तरह के कोई सीन्स होते हैं? बात बताऊं फायजा, इनफैक्ट होती है जल्दी सबको ही है। लोग आज होके जाते हैं, कहते हैं कि कल आए और परसों शादी हो जाए। बल्कि रिसेंटली हुआ, एक फैमिली मुझे शाम को 3 बजे मिलके गई, 4 बजे फ़ोन करते हैं, अभी तक कोई आया नहीं, किसी ने फ़ोन नहीं किया। मैंने कहा ज़ाहिर है मुझे इस पर वर्किंग करने पे थोड़ा टाइम लगेगा, इतने साल आपने लगाए हैं, थोड़े दिन तो हमें दें। अच्छा, ऐसा अमूमन होता है कि जिस तरह से हमारा प्रोफेशन है, तो हम काफ़ी सारे जो अपने प्रोफेशन के लोग हैं उनसे डिस्कशन कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, कुछ काम उन्हें देते हैं, कुछ उनसे लेते हैं। आपका ऐसा कुछ होता है कि जो मैच मेकर्स हैं, जो मैरिज कंसल्टेंट्स हैं, आप आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, कुछ इस तरह का सीन? एक्चुअली नहीं, हमारे ग्रुप्स हैं, पहले तो नहीं था, लेकिन एक्चुअली जब से व्हाट्सएप की रहमतें बरकतें शुरू हुई हैं तो काफ़ी सारे ग्रुप्स बन गए। मैच मेकर्स के ग्रुप्स भी हैं, तो हम आपस में डिस्कस करते हैं, फिर जिसका रिश्ता फाइनल होता है वो लगाते हैं। इन 2 लोगों ने मिलकर लगाया, पर मज़े की बात है मेरा हमेशा जब भी लगता है मेरे दोनों अपने क्लाइंट होते हैं। सही, तो ऐसा होता है कि कभी कभी आप मिलवा देती हैं 2 फैमिलीज को, तो वो आपस में जो है वो डायरेक्ट हो जाए, इस तरह के कितने केसेस होते हैं? जी मैं कहती हूँ काफ़ी इस तरह के केसेस हो जाते हैं, और मज़े की बात पता भी चल जाता है, चाहे कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद पता चल जाता है, तो जाहिर है फिर एम्बैरसिंग तो उन्हें भी होती है। लेकिन उनके लिए क्या नुकसान है कि जब आप उन दोनों को मिला रहे हैं, 2 फैमिलीज को? मैं बताऊं, वो कुछ पैसे बचाने के लिए, कुछ वो करने के लिए, जहाँ शादियों पे इतना लाखों खर्च करते हैं, कुछ हज़ार बचाने के लिए अगर करके वो सेटिस्फाइड होते हैं तो खुश रहे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो खुद डायरेक्ट हो जाते हैं तो उससे नुकसान ये होता है कि कुछ चीजें जो इंक्वायरी आपने करनी होती है वो रह जाती है, और फिर बाद में मसाइल बनते हैं। लोग जब मिल जाते हैं, इंक्वायरी वगैरह देखें वो खुद ही करते हैं, इंक्वायरी का सिस्टम हमारा होता भी नहीं है। फैमिलीज एक दूसरे को, हमारा काम होता है जस्ट इंट्रोड्यूस करवाना। एक फैमिली मिलवाई, दूसरी मिलवाई, तीसरी मिलवाई, और जिस पे वो सेटिस्फाइड हुए, इंक्वायरी वगैरह उन्होंने खुद करनी होती है। और बाज़ औक़ात ये है कि कोई जान पहचान भी किसी की निकल आती है, वो ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि हमारा काम तो सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाना होता है, और हमारी तरफ से कोई फोर्स या कोई बाइंडिंग नहीं होती जी ऐसे ही करो, नहीं। उनके लिए भी बहुत है, आपके लिए बहुत है, पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सही। अच्छा मैम, जाते जाते चूँकि आज जो चीज़ आजकल के माशरे में आम हो रही है, वो पहले भी आपने डिस्कस की, अभी फिर से मैं चाहूँगी उस पर आप रोशनी डालें कि जो लड़कियाँ जिनकी ओवर एज हो जाती हैं, उन्हें किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, और क्या चीजें ऐसी हैं जिनको पसे पुश डाल के आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो मसाइल जो है वो खत्म हो सके? ऐसा है कि अगर तो आपको परफेक्ट रिश्ता चाहिए तो बच्ची की 21, 22, 23 में स्टार्ट कर दें देखना, ठीक है। अगर आप डिले 25 भी मेरे हिसाब से लेट है। जब 30 तक बच्चियां पहुंच जाती हैं फिर सिंगल रिश्ते नहीं मिलते, फिर आपको डाइवोर्स या सेकंड मैरिज वाले मिलते हैं। तो उस वक्त जब आपकी एज ये हो जाए तो फिर आपको बड़ी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। समटाइम आपको शक्ल पे करना पड़ता है, समटाइम आपको उसका बैकग्राउंड पे करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा ही, उसकी क्वालिफिकेशन पे करना पड़ता है, या सेकंड मैरिज पे समटाइम एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो जितनी एज ज़्यादा होती जाएगी आपके पास चॉइसेस कम होती जाएंगी,
वो होता है ना कि एक वो शुरू करता है, एक बंदे ने लिस्ट बनाई हुई थी, ये भी हो वो भी हो, हर साल एक एक चीज़ कम करते, आखिरी साल में सिर्फ उसकी ये ख्वाहिश रह गई सिर्फ खातून हो। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी बता दीजिएगा चाहते थे कि डाइवोर्स केसेस उनको कैसे कवर किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत बढ़ रहे हैं और यंग लोगों में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आजकल डिवोर्स केसेस का रेट बहुत ज़्यादा आ गया है। मेरे पास लड़की वाले भी डिवोर्स वाले आते हैं, लड़के वाले भी आते हैं, और मज़े की बात समटाइम दोनों फैमिलीज मेरे पास आ गई होते हैं। वो लड़की वाले भी और लड़के वाले, जब मैं उनकी वो देखती हूँ तो सेम वही केस होते हैं, लेकिन हर कोई अपनी स्टोरी अलग बताता है। बिल्कुल। दूसरे पे ब्लेम डालते हैं कि उसमें ये मसला था, उसमें ये मसला था, अपने आप को कोई नहीं कहता। और बात वही, आजकल टॉलरेंस नहीं है ना बच्चियों में ना बच्चों में, ऐसा ही है। और ये ट्रेनिंग आपको शुरू से घर में और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, और जो ट्रेनिंग आपको बच्चों को शुरू से देना है, बेटों को भी और बेटियों को भी, आपने आइंदा जिंदगी कैसे गुजारनी। मेरे इस चीज पे भी सेशन होते हैं। सही। बेटियों को भी मैं समझाती हूँ, बेटों को भी। अभी रिसेंटली एक फैमिली आई थी, उनकी शादी हुई थी अभी, तो वो आए, बच्चे के फादर आए, तो उनका एक बेटा था। फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा भाई आपको ना थोड़ा सारा बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक ही आपका बेटा है, अगर आप चाहते हैं कि बेटा आपके इख्तियार में रहे तो बहू से बना के रखें, बहू से ज़्यादा दोस्ती करें तो बेटा आपका रहेगा। सही। और मदर के लिए बहुत मुश्किल होता है एक ही बेटे को शेयर करना। 2-3 बेटे हो तो चले शेयर हो जाए तो इतना नहीं फील होता, एक ही बेटे पे तो लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं। बिल्कुल। तो बड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। मैंने कहा आपको शुरू में हो सकता है कुछ चीज़ें बच्ची की अच्छी ना लगे, हो सकता है वो देर से उठे, ऐसा ही है। हो सकता है कि वो घर में जिम्मेदारियां ना ले, हो सकता है अपना कमरा मैसी रखे, तो आपको बड़ी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। उसको समझाएं, लेकिन प्यार से, अच्छे तरीके से, इस तरीके से नहीं कि इशू बना के। आपने कड़वी से कड़वी बात भी करनी है, शुगर कोटेड होके उस तरीके से आपने बात करनी है। सही। तो बेटे को भी समझाएं कि दोनों मतलब वो घर बार छोड़ के आइए, बिल्कुल ऐसा ही है, ख्याल रखें, केयर करें। बिल्कुल एक बंदे के लिए वो आती है। नाज़रीन, जैसा कि आज हम मौजूद थे मिसेस ख्वाजा के पास, और उनकी मुस्तनद और मुफीद मशवरे आपकी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो उन्होंने दिए, रिश्ते करवाने के अलावा भी ये काउंसलिंग करती हैं आपकी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनके ऑफिस में आ सकते हैं, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह पर ये मौजूद हैं। और अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छी बातें की। पाकिस्तान का थैंक यू जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे टाइम दिया। थैंक यू। इसी के साथ नाज़रीन चाहेंगे इजाज़त, और लाइक, सब्सक्राइब और इसके साथ साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।